आज का ये सत्र समर्पित है। धन्यवाद सभी को, स्पेशली स्टूडेंट्स को। आप लोग थोड़ा शांति बनाए रखिए और आशा करता हूँ कि यहाँ से जब हम जाएंगे तो डेफिनेटली कुछ नया सोच के साथ और नए कुछ सीख के साथ ही यहाँ से जाएंगे। वही प्रयास है हमारा। सारे सब फैकल्टी मेंबर्स और रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम को भी मेरा प्रणाम। उन्होंने हमें अलाउ किया और काफ़ी अच्छा लग रहा है। सोचा नहीं था जब हम पहले आ रहे थे तो एक आध बच्चे आ रहे थे, 2 दिन आए थे, लगा नहीं था कि इतना सारा हॉल भर जाएगा, बट अभी तो पूरा पैक्ड लग रहा है। मुझे नहीं पता आप लोग क्या एक्सपेक्टेशंस के साथ आए हैं यहाँ पे सुनने के लिए। शायद पहले भी बहुत सारे ऐसे सेशंस आप लोगों ने अटेंड किया होगा, आई एम श्योर कॉलेजेस में तो होते रहते हैं। ये सत्र इसीलिए स्पेशल है, हम लोग जैसे सबने कहा श्री अरबिंदो और मदर के मैसेज को पूरे भारतवर्ष में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। 150वीं जन्म जयंती है, उसी सिलसिले में हमारा ये जो पूरा टूर है 1 साल तक चलेगा। ये तो आप लोग सुना है, बट ये वाला स्पेशल आज क्यों लग रहा है मुझे स्पेशली, क्योंकि पहली बार हम लोग ऐसे एक कॉलेजेस या फिर ऐसे एक शिक्षा अनुष्ठान में आए हैं जहाँ पे नाम ही श्री अरबिंदो है और अंदर से बहुत एक ग्रैटिट्यूड जैसा फील भी आ रहा है कि हमें मौका मिला है यूज करने के लिए यहाँ पे। आप लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी होगा, आई एम श्योर होगा, बट हम लोग कुछ नया भी ऐड करेंगे। इट इज नॉट ओनली अबाउट फिलोसफी एंड द लाइफ हिस्ट्री ऑफ श्री अरबिंदो, ये और भी कोई कुछ आगे कुछ नयापन भी है इसमें डेफिनेटली, क्योंकि मदर एंड श्री अरबिंदो में थोड़ा सा कुछ जानकारी आपको दे दूं। पूरा जो उनका जो साधना था उनके जीवन में, जो भी उन्होंने किया हुआ है, इट इज ऑल अबाउट आवर लाइफ, हाउ व्हाई वी आर हियर एंड वेयर वी आर हेडिंग टू। हम लोग किस लिए यहाँ पे हैं और किस ओर जा रहे हैं और कैसे इन सब चीजों को सामना करें, फेस करें लाइफ जीवन को। यही पूरा मूल स्वरूप से यही है उनका दर्शन। दर्शन मतलब ये कुछ नहीं है कि आप जो किताबों में पढ़ते हैं वहां पे जाके एग्जाम में लिख देते हैं और फिर भूल जाते हैं। ये कुछ ऐसा है जो मेरे जीवन से जुड़ा हुआ है, मतलब मैं चाहकर भी इन सब चीजों से बाहर नहीं जा सकता। मैं प्रॉब्लम्स देखता हूँ दुनिया में, यहाँ पे ये हो रहा है, युद्ध हो रहा है, बहुत सारे दिक्कत मेरे खुद के जीवन में हो रहा है, देश में हो रहा है, इंटरनेशनली भी हो रहा है, राइट। ये सब चीजें मुझे बार बार, बहुत कम लोग होते हैं जो इन सब चीजों के बारे में सोचते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सब ठीक है, सब चलता रहता है करके उसके साथ ही एडजस्ट हो जाते हैं, बट कुछ बहुत यूनिक लोग होते हैं जो ये सब सोचते हैं क्यों होता है, पर ये हमारे साथ ही क्यों होता है। जहां पे भी कुछ सॉल्व करने जाओ तो कुछ और सब प्रॉब्लम निकल के आ जाता है। बहुत कम लोग ऐसा सोचते हैं और उनमें से भी बहुत कम लोग हैं जो उसको सॉल्व करने के लिए आगे आते हैं और उसको करके दिखाते हैं। ऐसे ही श्री अरबिंदो और मदर, उनकी जीवन पूरी इसी पे है कि उन्होंने ना सिर्फ इन सब के बारे में सोचा, बट उसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे मानवता के लिए, इट्स फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमैनिटी, सबके लिए और अल्टीमेटली भगवान के लिए उन्होंने ये सब करा। आज हम उनके बारे में भी थोड़ा जानेंगे, ठीक है। श्री अरबिंदो आपको पता होगा, हिस्ट्री बुक्स में भी, गूगल में भी आप लोग कर सकते हैं। मैं कुछ ज्यादा उनके बारे में बता के इसको ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। सन 1872 में कोलकाता में उनका जन्म हुआ था। बंगाली परिवार से थे श्री अरबिंदो। पैदाइशी उनके पिता थोड़े वेस्टर्न विचारों से काफी प्रभावित थे, तो उनको लगा कि उन्हें इंग्लैंड भेज देना चाहिए। तब के जमाने में ये बहुत ऊंचा ओहदा वाला एक सोसाइटी में था कि इंग्लैंड भेज दिया जाए बच्चों के एजुकेशन के लिए। श्री अरबिंदो को भी भेज दिया गया वहां पे इंग्लैंड में। फिर उनकी लाइफ ऐसी कुछ रोजी पिक्चर्स नहीं थी वहां पे इंग्लैंड में जाके। यहाँ पे इंडिया में उनके पापा को फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी एंड ही कुड नॉट एबल टू पैसे भी नहीं भेज पा रहे थे, महीने का खर्चा भी नहीं दे पा रहे थे। तो श्री अरबिंदो तब के टाइम में ही वॉज वन ऑफ द ब्रिलियंट, आई वुड से, एक मेधावी छात्र थे जो 7 भाषाओं में, बाय द टाइम ही इज 10 years old probably, 7 भाषाओं में कंप्लीट मास्टरी। ऐसा नहीं कि बस जानना और बोलना पता है, लिटरेचर्स के साथ
समझना और उनके ऊपर एनालिसिस करके लिखना इन 7 लैंग्वेजेस, टुडे भी इट इज पॉसिबल फॉर एनी अदर ह्यूमन, ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, आई एम नॉट श्योर। मुझे तो काफी कम भाषाएं पता है। सो इट्स दैट काइंड ऑफ टैलेंट ही वाज हैविंग, दैट यू नो, तब के समय में ये ऐसा कर पाना। और वो क्या करते थे, जब पैसे नहीं आते थे तो एक टाइम खाना खा के रहते थे, ब्रेड और चाय खा के दिन भर रहना, और इंग्लैंड के कोल्ड में वहां पे सरवाइव करना, यू नो, इट वाज काइंड ऑफ वेरी, वो भी उनके लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस के साथ ही वो गुजरे वहां पे। और कुछ ऐसे, मतलब जैसे हम लोग करते हैं ना, कुछ तो करना पड़ेगा राइट सरवाइव करने के लिए, तो उन्होंने मैगजीन्स के लिए लिखना स्टार्ट किया। तब के टाइम में इंग्लैंड के मैगजीन्स के लिए वो अपने करंट अफेयर्स के ऊपर लिखते थे। तो ये लिखाई देख के वहां पे जो भी एक जो मैगजीन के एडिटर थे, उन्होंने कहा कि बिना एडिट के इनको डायरेक्ट एज इट इज छापा जा रहा है, तो उनसे मिलना चाहते हैं। तो वो जब मिले तो वो 13 साल का एक लड़का श्री अरबिंदो घोष देख के बोले कि चलो ऐसा कोई है जो इतना सुंदर लिख पाता है इस उम्र में भी, उसको भी एडिट करने की जरूरत नहीं होती। तो दैट काइंड ऑफ टैलेंट श्री अरबिंदो वाज हैविंग। वो उनका स्टूडेंट का एक पार्ट मैंने बताया। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो अभी फिलहाल तो टाइम नहीं है शेयर करने का। बट फिर उन्होंने वहीं पे पढ़ाई पूरी की। फिर उन्हें आईसीएस में जाने का मौका मिला, जहाँ पे वो चाहते तो एक बहुत जैसे ना हाई टैलेंटेड पीपल होते हैं, तो वो वहाँ पे आईसीएस लेके यहाँ पे भारत आके कलेक्टर की जिंदगी बिता सकते थे आराम से, जैसे हम लोगों का ड्रीम होता है एक आईएएस या ओएस बनना, व्हाटएवर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव में जाना। बट उन तब के टाइम से ही भारतीयता का एक जो जज्बा उनके अंदर बहुत भरा हुआ, मतलब भर गया था कि नहीं, ये अंग्रेज मेरे भारत पे जो शासन कर रहे हैं, मुझे उनके चंगुल से इनको आजाद करना है मेरे देश को। वहीं से लग गया था। तो उन्होंने वो वाला एग्जाम नहीं दिया और फिर भारत लौट के आ गए। फिर यहीं पे आके उन्होंने स्वाधीनता संग्राम में देश की आजादी के लिए अपने आप को पूरा न्योछावर कर दिया। अपने लिखाई के माध्यम से एकदम एक चरमपंथी के रूप में श्री अरबिंदो को हमेशा देखा गया है। और एक टाइम में ऐसा था कि इंग्लैंड के असेंबली में डिक्लेयर किया गया कि द मोस्ट डेंजरस मैन इन इंडिया, इंग्लैंड के पूरे अंग्रेज सरकार के लिए एक पूरे एक सिस्टम के लिए वो एक डेंजर बन गए थे, क्योंकि उनके लिखाई से जो यूथ जो पढ़ते थे वो लोग आग लग जाती थी एकदम एक सेंस से। मतलब देश के लिए कुछ कर गुजरने की चाह उनमें इतनी भर जाती थी कि वो सब कुछ छोड़ के आ जाते थे। ऐसे इतना प्रचंड था उनका जो 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 व्यक्तित्व जो लिखाई के पीछे। तो दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी श्री अरबिंदो वाज। सब आप लोग जान के रखिए, बस ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं। देन फिर एक टाइम आता है जब एक कॉन्स्पिरेसी में, आलिपुर बॉम्ब केस आप लोगों को पता होगा, गूगल भी कर सकते हैं। उस कॉन्स्पिरेसी के दौरान उनको जेल में डाल दिया जाता है, जहाँ पे वो 1 साल रहते हैं। और उस 1 साल के दौरान उनके अंदर बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर उनको मिलता है कि गोज इनवर्ड, उनका साधने का जीवन वहां पे आरंभ होता है कि क्यों ये सब हो रहा है। अगर मैंने देश के लिए अपने जीवन को न्यौछावर किया तो मुझे जेल क्यों आना पड़ा। भगवान से उनकी यही प्रश्न। तो भगवान बोलते हैं देख, तो धैर्य रख, अंदर से आवाज आती है। तो बोलता है देख तुझे क्या चाहिए था। वो बोल रहे मैं देश को आजाद करना चाहता हूँ, मुझे जेल क्यों भेजा गया। तो भगवान वहां से उनको अंदर से आवाज आती है कि देश तो ऑलरेडी स्वाधीन हो चुका है, बट स्वाधीनता के बाद क्या, आजादी मिल भी गई तो क्या। मनुष्य अपने जो समस्याएं, जो प्रॉब्लम्स है डे टू डे लाइफ का, जो अपने अंदर कुप्रवृत्तियां हैं, उनसे मुक्त हो पा रहा है क्या। अगर नहीं हो पा रहे तो आजादी देके फायदा भी क्या है। आपको मैं आइसक्रीम दूंगा और पैर के नीचे आग लगा दूंगा, वही उसी टाइप का है। अगर मिल भी जाए हमें, उसके हम योग्य नहीं बन पा रहे हैं। तो वहीं पे उनको जेल में वासुदेव का दर्शन हुआ। पूरे सब में उन्होंने वासुदेव को देखा। फिर इवेंचुअली वो जेल से बाहर भी आ गए और अपने अंतरात्मा की आवाज से वो पौंडीचेरी चले गए, जहाँ पे उनकी साधना जीवन, जो शायद बहुत कम लोगों को पता है कि 1910 के बाद 40 साल वो पौंडीचेरी में रहे, साधना की। क्यों की?
क्या मकसद था? यही कि कैसे इंसान अपना जो नॉर्मल जो समस्या है उनसे कैसे परमानेंटली मुक्त हो। ऐसा नहीं कि आज एक समस्या से मुक्त हो गया, कल 2 समस्या और आ जाएगी, ऐसा नहीं है। उन्होंने देखा कि बार बार इंसान के साथ यही हो रहा है कि भगवान आते हैं या फिर कोई महापुरुष आते हैं, हमें कुछ मार्ग दिखाते हैं, हम लोग कुछ दिनों के लिए सुख पाते हैं, फिर जीवन का त्यों समस्याएं हमारे पीछा नहीं छोड़ती। तो इसी सब को लेके उन्होंने ये साधना का जो आरंभ किया, उन्होंने भगवान के साथ संपर्क बनाया कि क्या है उसका जो मूल स्वरूप में, क्यों नहीं हो पा रहा। तो उन्हें यहाँ पे इस दौरान पता चला कि जो समस्या है वो मनुष्य में ही है। जैसे बंदर है उसका पूंछ है, वैसे मनुष्य है उसका समझ। अगर बंदर का पूंछ काट दिया जाए, उसके बच्चे का पूंछ रहेगा या नहीं? मेरा समस्या का समाधान हो गया, आपका समस्या का समाधान हो जाएगा क्या? नहीं। मनुष्य के साथ ही जुड़ा हुआ है समस्या, प्रॉब्लम्स। जब तक मनुष्य, जैसे बंदर का क्या किया उसने, अगर पूंछ नहीं चाहिए तो उसको इंसान बनना पड़ेगा। करेक्ट? आप लोगों का है क्या पूंछ? बताऊंगा, है सबका। वैसे इंसान को भी कुछ ऐसा बनना पड़ेगा जिससे उसके समस्याओं का, सारे सब समस्याओं का समाधान हो। मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तत्व तो बहुत है, डीप में उनके नहीं जाते, बस एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं, जैसे आप और हम साधारण समझते हैं ना, ऐसे ही समझते हैं। बंदरों की समस्या बंदर अवस्था में उसको नहीं मिलेगा। उसी तरह श्री अरविंदो बोल रहे हैं कि मनुष्य जब तक मनुष्य अवस्था में है तब तक आप कुछ भी कर लो, वो समस्याएं नहीं जाएंगी। शायद चली भी गई तो 2 दिन के लिए जाएंगी, तीसरे दिन फिर वापस, या फिर किसी और रूप में। अच्छा, राम ने रावण का वध किया था, रावण चला गया। आज रावण है या नहीं? आप और हम कम, रावण से कम। उसके तो 10 थे, हमारे पता नहीं, छुपे हुए हैं सब। जैसे ही निकलेंगे यहां से फिर स्टार्ट हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान आए हैं, असुरों का वध किए, प्रॉब्लम्स का भी विनाश किया, हो गया, फिर वापस क्यों आ जाता है उसी चक्कर में इंसान? दोबारा क्यों खींच के आ जाता है समस्याओं की तरफ? क्यों? क्योंकि वो आज तक अपने जो सोर्स है, हमारा जो एक सबका एक सोर्स होता है, हम लोग अगर सोर्स से नहीं जुड़े हुए होते हैं तो समस्या का समाधान कैसे होगा? बाहर ढूंढेंगे तो कैसे मिलेगा समस्या का समाधान? यही श्री अरविंदो का योग है। वो बोल रहे कि एक ऐसी शक्ति थी जो ऋषि मुनियों ने भी देखी हुई थी पहले, बट समय नहीं आया था। समय आने से पहले कुछ भी नहीं होता। अभी समय आ गया है कि अभी वो शक्ति जो वेट कर रहा था काफी सालों से कि वो आए और हमें इस जो नॉर्मल जो इंसान जो जूझ रहा है जिन सब चीजों से, उनसे निकाल के बाहर ले जाए। वो शक्ति अतिमानस शक्ति उन्होंने नाम दिया। मानस, अतिमानस, मनुष्य के परे जो शक्ति है, उसको सिर्फ उन्होंने बोल नहीं दिया कि हाँ ऐसा शक्ति है और करके चले गए, नहीं। उस शक्ति को बाकायदा अपनी साधना की ओर से लेके आए, यहाँ पे लाके इस पृथ्वी में स्थापित भी किया। फिर हमें क्या करना है? उन्होंने तो कर दिया, तो इसका मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया क्या आप लोगों का, मेरा सॉल्व? क्यों? तैयारी करनी पड़ती। आर्मी रिक्रूटमेंट जब होता है, जब उसका पहला पोस्टिंग, मतलब जब उसका इंटरव्यू वो क्लियर करता है, उसके अगले दिन ये बॉर्डर पे भेज देते हैं क्या इसको? क्यों? प्रिपेयर्ड नहीं है। हम लोग ऐसे ही, अभी हमारा जो नॉर्मल ह्यूमन का है वो हमने एग्जाम क्लियर कर लिया, वो हमने भी नहीं किया, भगवान ने आके हमारे लिए कर दिया है वो जो कोर्स है। बट अभी प्रिपरेशन, जो लोग प्रिपेयर होंगे, सब नहीं हो सकते, जो लोग प्रिपेयर होंगे और जो चाहेगा वही जा पाएगा। इसलिए मोर देन 99.9% काम श्री अरविंदो और मदर ने कर दिया है और हमें बस तैयारी करनी। यही है श्री अरविंदो का योग, यही है उनकी साधना, यही है उनकी जीवन, कि वो दिखा रहे हैं मनुष्य को कि अभी रेडी हो जाओ एक नए युग के लिए।
उनके 5 स्वप्न थे। मैं वो कह के फिर शत्रुघ्न जी को अनुरोध करूंगा वो आके इस सत्र को आगे बढ़ाए। 5 स्वप्न के बारे में मैं अगर ना कहूं तो श्री अरविंदो का ये जो आज का ये जो विवरण है वो अधूरा रह जाएगा। 1947 मैंने बोल दिया। इंडिया कब हुआ था? और एक चीज, श्री अरविंदो का बर्थडे कब है? थैंक यू। 1947 को जब इंडिया का जो इंडिपेंडेंस हुआ था, बट कैसे हुआ था? 14 अगस्त को क्या हुआ था? फिर 15 अगस्त को इंडिया। तो ऑल इंडिया रेडियो पे उनका एक कुछ वार्ता श्री अरविंदो का प्रसार किया गया था। तो वहां पे उन्होंने अपने 5 स्वप्न का विवरण दिया था कि उनके जो, और जब ये महापुरुष या कोई अवतार या फिर कोई ऐसे महान विभूति जब स्वप्न देखते हैं तो वो जनरल आपके और हमारे स्वप्न जैसा नहीं होता। करेक्ट? वो जो स्वप्न होता है वो लिविंग फैक्ट एंड रियलिटी होता है, जो कि ऑलरेडी हो चुका है, बस मेटेरियलाइज होना बाकी है। इट इज नॉट जस्ट एनी अदर ऑर्डिनरी स्वप्न और ड्रीम जो हम लोग कभी कभी देखते हैं, सुबह उठ के बोल के हंसते हैं या फिर भूल जाते हैं या फिर कभी कभी शर्म के मारे बोल भी नहीं पाते। ऐसा स्वप्न नहीं है उनका। 5 स्वप्न के बारे में थोड़ा थोड़ा बताओ, सबको याद रखना चाहिए क्योंकि ये सिर्फ उनका स्वप्न नहीं है, याद रखो, ये हम सब का है। चाहे अनचाहे हम लोग सारे इस स्वप्न से जुड़े हुए हैं, याद रखना। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5 ड्रीम्स। पहला स्वप्न है कि भारत का जो ये जो स्वाधीनता का जो गिफ्ट उनको 15 अगस्त के जन्मदिन पे उनको मिला है, वो बोल रहे हैं इट इज नॉट जस्ट एनी अदर कोइंसिडेंस, ये कोई संयोग मात्र नहीं है कि मेरे जन्मदिन पे भारत का स्वाधीनता हुआ है। दिस इज गिफ्ट फ्रॉम द डिवाइन। भगवान ने मुझे ये तोहफे के स्वरूप दिया है कि 15 अगस्त को भारत को आजादी मिली, बट एक ऐसी आजादी जो खंडित है। आपका एक हाथ काट के मैं बोलूंगा आप प्रोग्रेस करो, होगा? कितना भी करो, कटा तो है ना। तो अखंड भारत का स्वप्न था उनका। हम लोग क्या स्वप्न देखते हैं जनरली? एक IAS ऑफिसर, एक अच्छी सी नौकरी, घर बार। ऐसा नहीं है। उनका स्वप्न क्या था देखो पहला, और कैसे स्वप्न बढ़ता है देखो वो भी देखना। अखंड भारत। तभी एक कंप्लीट एक ह्यूमन जब तक नहीं बनेगा वो प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। इसलिए भारत जब तक पूर्ण नहीं होता, अखंड नहीं होता, फिर से जो भी कट गए हैं उससे, जो स्टेट्स जो भी आज राष्ट्र कहते हैं उनको, जो कट गए हैं फिर से जुड़ेंगे और ये होगा, अनिवार्य है। अखंड भारत तब जब होगा तभी भारत का पहला मेरा स्वप्न सार्थक होगा, ये बोल रहे हैं। और वो कैसे होगा? इसके लिए बहुत सारे प्रयास हमें करना पड़ेगा। भारतीय का जो हमारा मूल स्वरूप है उसको जगाना पड़ेगा हमारे अंदर, उस जो स्पिरिट है उसको जगाना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग अखंड बन सकते हैं। दूसरा, फिर वहीं पे देश पे नहीं अटके। देखो कैसे एक निस्वार्थ पर भाव से अपने आप को, उस चेतना को विकसित किया जा रहा है। देखो सिर्फ मैं अकेला प्रोग्रेस कर रहा हूं, मेरे पड़ोस वाले सब गरीब झोपड़पट्टी स्लम में रहते हैं, क्या फायदा? इसलिए बोल रहे हैं कि पूरा एशिया का उत्थान होगा। हम लोग जिस महादेश में हैं, एशिया महादेश, उस एशिया महादेश के सारे कंट्रीज का पुनरुत्थान होगा। और वो हम लोग देख भी रहे हैं। आज कोई अंग्रेजों के अंदर नहीं है, तब के टाइम में थे। अब धीरे धीरे ये मटेरियलाइज हो रहा है। बहुत सारे कंट्री फ्री हो गए हैं आजकल, राइट? और वो लोग भी प्रोग्रेस कर रहे हैं। यही था कि सब लोग एक साथ तरक्की नहीं करें तो हम लोग सिर्फ मैं करूं तो नहीं होगा, आधा अधूरा ही रह जाएगा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स फिर से आने लगेगी। इसलिए सारे सब पूरे एशिया महादेश का पुनरुत्थान बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारी इकोनॉमिकली आप देखेंगे, पॉलिटिकली, मतलब जहां पे भी रोड वाइज कंस्ट्रक्शन, अगर सारे सब में कनेक्टिविटी और सब में प्रोग्रेस नहीं होगा, सिर्फ भारत का प्रोग्रेस होता रहेगा तो वो अधूरा ही है। दैट्स व्हाई इंडिया इज ग्रेट। वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, सबके बारे में सोचते हैं हम लोग। इसलिए हमारे महान पूर्व मुनि ऋषि भी क्या मंत्र देके गए थे? सर्वे भवन्तु सुखिनः। मैं सुख में रह जाऊं, बाकी सब भाड़ में जाए, ऐसा नहीं बोलते थे। बट हम लोगों की सोच आजकल ऐसी होगी।
तो वही श्री अरविंदो का भी ड्रीम था कि सारे एशिया का पुनरुत्थान। फिर वहीं पे सीमित होकर नहीं रह रहे हैं सेकेंड ड्रीम में, थर्ड ड्रीम की तरफ जा रहे हैं हम लोग। क्या है थर्ड ड्रीम? वर्ल्ड यूनिटी, पूरे विश्व में एकता आएगी। अगर सारे सब एकजुट ना हो तो उस तरक्की का, तो उस प्रोग्रेस का क्या मतलब? अगर हमारा लक्ष्य एक ना हो तो पूरे विश्व में एक ऐसी, कुछ ऐसे अनुष्ठान बनेंगे, कुछ ऐसे कुछ संस्थाएं खुलेंगी जो पूरे विश्व एकता के लिए काम करेंगी। ये था उनका तीसरा ध्रुव। क्योंकि पूरे विश्व के बारे में अगर हम लोग नहीं सोचेंगे तो फिर से वही आज रशिया यूक्रेन में हो रहा है, कल हमारे साथ होगा। पता है ना वॉर, युद्ध क्यों? मैं युद्ध के बारे में एक छोटा सा जोक जरूर सुनाना चाहता हूँ। एक बार एक बच्चा अपने बाप से पूछ रहा है कि पापा युद्ध क्यों होता है? सारे सब में युद्ध आजकल, भारत पाकिस्तान चाइना और वहां रशिया यूक्रेन, यहाँ पे युद्ध क्यों होता है इतना? बच्चा था, बाप बिजी था, नॉर्मली बाप लोग तो आजकल पता नहीं किस चीज में बिजी रहते हैं। उसने ऐसा बोला, तू नहीं समझेगा, आजकल बहुत सारे रीजन होते हैं, इकोनॉमिकल, रिलीजियस रीजन, आजकल बहुत सारे रीजन होते हैं, तू नहीं समझेगा आजकल ये सब, तू चुपचाप। उसकी माँ जो खाना बना रही थी अंदर आ गई, सडन एंट्री आके बोल रही है, यार आपको बताना है तो बताओ, नहीं तो बच्चों को ऐसा ऐसा चीजें बताने से क्या समझेगा? तो रेस, पिच रेस करके जैसे बोलते हैं ना कभी कभी, बच्चों को अच्छा आसानी से समझाया करो। तो इससे बाप बढ़ा गया, बोला तू तो खाना बना रही थी, यहाँ क्यों आ गई? तू अपना काम कर, मैं उसका बाप हूँ, मैं समझा लूंगा। बोला तू उसके बाप हो तो मैं उसकी माँ हूँ, मुझे अच्छे से पता है उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ये लोग झगड़ने लगे, बच्चा टेंशन में आ गया, बोला रहने दो, मैं समझ में आ गया युद्ध क्यों होता है, बोलने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया। मेरा बायोडाटा ये है, तू तेरा ये है, ये क्लैश होता है। सभी का रीजन यही है, याद रखो, जब तक यूनिटी नहीं आएगा ऐसे युद्ध होते रहेंगे कंटिन्यूअसली, कोई नहीं रोक सकता। सो देयर इज नो, सम विल पावर हैज टू बी डेवलप्ड वर्ल्ड यूनिटी के लिए। कुछ ऐसे संस्थाएं आगे निकल के आएंगी, वो ही उनका तीसरा ड्रीम था। चौथा ड्रीम देखिए, सब एक प्रोग्रेस की ओर जा रहे हैं, बट अगर लीडर रास्ता नहीं दिखाए तो वो मिशन का कोई फायदा नहीं है। कौन लीडर बनेगा? भारत विश्व गुरु बनेगा। लीडर हैज टू शो द वे, राइट? तो उनका चौथा ड्रीम भी यही था कि भारत विश्व को रास्ता दिखाए, टॉर्च बियरर, द लीडर, विश्व गुरु बोलते हैं उसको। इसलिए भारत का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है, बीइंग ए लीडर। और वो कैसे लीडर करेगा कि ऐसा नहीं कि मैं अलग हूं तू अलग है, प्रेम से, प्रेम भाव से विश्व को एकत्र में लेगा, अपने ओर मतलब संभालेगा। यही है भारत भूमि हमारी, यही है उनका चौथा ड्रीम, फोर्थ ड्रीम ऑफ श्री अरविंदो। और पांचवा ड्रीम, ये सब होगा बट अगर इंसान ही ना रेडी हो, एक नए जाति के लिए अगर वो प्रस्तुत ना हो। जैसे मैंने कहा, इंसान चाहे अपने लेवल पे कुछ भी कर ले, समस्याओं के साथ ही जुड़ा रहेगा। तो ये जो नई प्रजाति आएगी, जो श्री अरविंदो बोल रहे हैं कि न्यू एज, एक न्यू रेस की तरफ जब हम लोग जाएंगे, तभी जाके पूरे मानवता में ये जो एक ना, वो जो राज करेगा वो तो आत्मा का राज होगा। अभी किस चीज का राज चल रहा है? मन का, वाइटल का, विभिन्न शक्तियों का राज चल रहा है। बट तब ऐसा एक राज्य चलेगा जो स्पिरिट पे बेस्ड होगा, आत्मा पे बेस्ड होगा। वही लोग आगे लेके जाएंगे जो इस नए रेस के लिए तैयारी करेंगे। द एज ऑफ न्यू रेस, न्यू एज की तरफ हम लोग जाए। तो वो था उनका पांचवा ड्रीम, वो पूरे मानवता के लिए था, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए नहीं। कंप्लीट द होल ह्यूमैनिटी इट इज फॉर। वही था उनका पांचवा स्वप्न। हम लोग सारे सब इसमें जुड़े हैं या नहीं, ये बताइए। ये पांचों स्वप्न कहीं ना कहीं, नोइंगली और अननोइंगली, वी आर पार्ट ऑफ दिस विजन। इसलिए जानना बहुत जरूरी है। इसी मैसेज को लेके
हम और आपके यहाँ पे आज आज हम लोग आए थे। बट मैंने जैसे कहा 5वें स्वप्न जो पूरे मानव जाति के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, बट कैसे उसको जीवन में उतार पाए, ये अगर हम लोग प्रैक्टिस में ना लाए अपने जीवन में, अगर मैं ऐसा सुनता रहूं फिर चला जाऊं फिर अपने जीवन में व्यस्त हो जाऊं, इफेक्टिव नहीं होगा। राइट? आप लोग पढ़ाई करते हो, घर जाके थोड़ा होमवर्क करते हो कि नहीं? सिमिलरली आज हम लोग कुछ सीखेंगे, अगर मैं अपने जीवन में ना उतार पाऊं, फिर ऐसे ही सेशन के बाद सेशन होते रहेंगे, कोई फायदा नहीं। इसलिए प्रैक्टिसेस के बारे में It's what the vain, enormous trance of space. It's formless stupor without mind or life. A shadow spinning through a soulless void, thrown back once more into unthinking dream. Earth wheeled abandoned in the hollow gulf, forgetful of her spirit and her fate.